वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, यानी बाब चहारम हम करने लगे हैं, द कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1912। इस सेक्शन के अंदर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस यानी ज़िमनी दफ़ात के बारे में बयान हुआ है। हम इसके लिए सिर्फ इसको उर्दू करते जाते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस एक्ट के अंदर। अंग्रेज़ी पढ़ने चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। दफ़ा जो 31 है उसके अंदर बताया गया है, तजवीज़ करदा शराइत के तहत रखे गए घोड़े, ऊँट या इनकी औलाद कुर्क या फ़रोख्त नहीं होंगे। ठीक है, जो ये चीज़ें अगर वहाँ पे उस पर रखे गई हैं उस लैंड के ऊपर, तो वो ये फ़रोख्त नहीं होंगे। किसी भी तजवीज़ करदा शराइत के बयान के मुताबिक रखे गए किसी भी घोड़े या ऊँट या दूसरे जानवर जो इस तरह रखे गए होंगे, किसी भी घोड़े या ऊँट का कोई बच्चा और अगर 18 माह से कम उम्र हो तो वो किसी भी डिग्री की तामील में कुर्क फ़रोख्त का जिम्मेदार नहीं होगा। दफ़ा 32 के अंदर बताया गया है, तजावुज़ करने वालों जो स्क्वाटर्स हैं उनकी सूरत में दोबारा कब्ज़ा करने का इख्तियार। जब कलेक्टर को इत्मीनान हो जाए कि किसी शख्स ने कॉलोनी में इस ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया है या इसके कब्ज़े में है जिस पर इसका कोई हक या टाइटल नहीं है, तो कलेक्टर अपने किसी भी दूसरे इख्तियारात के अलावा फ़ौरन ज़मीन पर दोबारा कब्ज़ा कर सकता है और हुकूमत की जानिब से इस का कब्ज़ा वापस ले सकता है और बग़ैर किसी मुआवजे की अदायगी के इस पर मौजूद तमाम फसलें, दरख्तों और इमारतों को अपने कब्ज़े में ले सकता है। दोस्तों, इस कानून की जो दफ़ा 33 है इसके अंदर सज़ाओं से मुतालिक बताया गया है। अगर कोई शख्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से मखसूस करदा दर्जा के रेवेन्यू अफसर की इजाज़त के बगैर क्या क्या काम करेगा तो सज़ाएँ होंगी। इसके अंदर बताया गया है कि किसी ऐसी ज़मीन को काश्त के लिए साफ़ करता है या तोड़ता है या इस पर काश्त करता है जो हुकूमत की मलकियत है या इसके कब्ज़े में है और किसी मज़ारत या अलॉट शुदा रिहायशी अहाते में शामिल नहीं है, या जिसे किसी कस्बे या गांव की कम्युनिटी या इसके किसी हिस्से के मुश्तरका मकासद के लिए या किसी सड़क या नहर या आबी गुज़रगाह के लिए दर्ज किया गया है तो भी जुर्म है, या किसी ऐसी ज़मीन पर कोई इमारत खड़ी करता है जो ऊपर बताई गई है, या ऐसी ज़मीन पर खड़े दरख्तों को काटता या बसूरत दीगर तबाह करता है, या बसूरत दीगर ऐसी ज़मीन पर तजावुज़ात करता है, ऐसी किसी ज़मीन पर कोई खुदाई करता है या भी गुज़रगाह बनाता है, तो वो कलेक्टर के हुक्म या इख्तियार के तहत की गई शिकायत पर किसी भी मजिस्ट्रेट की तरफ से 2 लाख रुपए से ज़्यादा जुर्माने या 6 माह से ज़्यादा की सख्त सज़ा या दोनों सज़ाओं का हकदार होगा अगर कोई भी ये तमाम कामों में से कोई काम करता है। दफ़ा 34 के अंदर दोस्तों बताए गए हैं जुराइम जिनके हवाले से कलेक्टर के इजाफी इख्तियारात होंगे। वो कौन कौन से जुराइम हैं? जब कलेक्टर को इत्मीनान हो जाए कि दफ़ा 33 के तहत काबिल सज़ा कोई फ़ेल किया गया है तो वो मुजरम के ख़िलाफ़ इस दफ़ा के तहत कार्रवाई करने के बजाय या इस दफ़ा के तहत मुजरम की सज़ा के बाद दफ़ा 33(1) के तहत जुर्म की सूरत में इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए काश्त की गई किसी ज़मीन पर उगने वाली फसलों को ज़ब्त कर सकता है, या अगर फसलें काट ली गई हों तो मुजरम से इसकी वो कीमत वसूल कर सकता है जो वो मुनासिब समझे। और दफ़ा 33 जीम के तहत जुर्म की सूरत में तबाहशुदा दरख्तों या दरख्त की वो कीमत वसूल कर सकता है जो वो मुनासिब समझे। और दफ़ा 33 बे, दाल या हे के तहत जुर्म की सूरत में इमारत या दूसरे तजावुज़ को मस्मार करने या हटाने या खुदाई या गुज़रगाहों को बंद करने का सबब बन सकता है और ऐसा करने के अखराजात इस फसल के ज़िम्मेदार शख्स से वसूल भी कर सकता है। दफ़ा 35 के अंदर मुश्तरका दही अखराजात के इंतज़ाम के लिए सेस नाफिज करने का इख्तियार। सेस कहते हैं इजाफी टैक्स लगाने को। ठीक है, किसी भी चीज़ की, किसी भी इलाके की भलाई के लिए इजाफी टैक्स भी लगाया जा सकता है, गवर्नमेंट लगा सकती है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी जागीर स्टेट में मज़ारीन और मालकान की अक्सरियत दही मकासद के लिए सेस के नफाज की दरख्वास्त दे, मतलब वो खुद पे ही टैक्स लगवाना चाहें, तो कलेक्टर गांव के मालकान, मज़ारीन और बाशिंदों से इस सेस की अदायगी का हुक्म इस तरह से और इन शरहों पर दे सकता है जो वो मुनासिब समझे। और इस दफ़ा के तहत किसी भी जागीर में कबूल वसूल कोई भी सेस बकाया मालगुजारी या एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर वसूल किया जाएगा वो सेस। दफ़ा 36 के अंदर एक्ट के तहत पैदा होने वाले मामलात के हवाले से सिविल कोड के दायरा अख्तियार की ममानत बताई गई। मतलब जो एक्ट के अंदर दायरा अख्तियार में चीज़ें आती हैं, सिविल कोड उनमें दखल अंदाजी नहीं दे सकता। इसमें बताया गया दफ़ा 36 के अंदर कि सिविल कोड को किसी भी ऐसे मामले में दायरा अख्तियार हासिल नहीं होगा जिसे कलेक्टर को इस एक्ट के ज़रिए निपटाने का इख्तियार दिया गया है, और वो इस तरीक़ाकार का नोटिस नहीं लेगी जिसके तहत सूबाई हुकूमत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर या कोई दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर इस एक्ट के ज़रिए या इसके तहत
اسے یا ان کو حاصل کی کسی بھی اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ دفعہ 37 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت کیے گئے کاموں کے لیے سرکاری ملازمین کو تحفظ بھی حاصل ہوگا، کہ کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف اس ایکٹ کے تحت نیک نیتی سے کیے گئے کسی بھی کام کے لیے کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جائے گا اگر وہ نیک نیتی سے کرتا ہے۔ دفعہ 37 کے اندر یہ بتایا گیا ہے۔ دوستو، جو اس ایکٹ کی دفعہ 38 ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ صوبائی حکومت یا کولونائزیشن آفیسر سیٹلمنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز کسی افسر یا اسسٹنٹ کلیکٹر یا اعلیٰ درجے کے ریونیو آفیسر کے اختیارات استعمال کرنے والے کسی بھی افسر کی طرف سے کسی بھی علاقے میں اب تک کیا گیا کوئی بھی کام یا جاری کردہ حکم جس پر گورنمنٹ ٹیننٹس پنجاب ایکٹ 1893 کا اطلاق ہو چکا ہے یا اس پر بعد میں اس ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے، جو اس ایکٹ کی دفعات کے منافی نہ ہوں، اس ایکٹ کے تحت کیا گیا یا جاری کردہ سمجھا جائے گا۔ بالخصوص اور مذکورہ بالا ذیلی دفعہ کی عمومیت پر کوئی اثر ڈالے بغیر قبضے کا کوئی حق یا ملکیت کا کوئی حق اور اس پر لاگو کوئی بھی شرط مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر باطل نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سی وجوہات ہیں؟ حق کا اس سے متعلق تفصیلات کی تجویز کردہ رجسٹر میں اندراج ہونے سے پہلے ہی دے دیا گیا ہو یا دے دیا جانا، مزارع نے تجویز کردہ رجسٹر پر دستخط نہ کیے ہوں پھر، یا تجویز کردہ شرائط کے بیان کو تجویز کردہ رجسٹر کے ساتھ منسلک کرنے کے بجائے اس کے شروع میں چسپاں کر دیا گیا ہو پھر بھی، بشرطے کہ اگر مزارع نے رجسٹر پر دستخط نہیں کیے ہیں تو مزارعت پر لاگو شرائط کا بیان وہ سمجھا جائے گا جو اس وقت اس نوعیت کے مزارعتوں کے لیے نافذ تھا جب زمین الاٹ کی گئی تھی۔